बिकॉज जागरूक नहीं है। लोग बोलते हैं कि आजकल इतना घटनाएं घट रही है पेपर में हर एक दिन, ये लड़की का ये हो गया, शोषण हो गया, ये हो गया, बट जो बोल रहे हैं क्या आप कुछ कर रहे हो उसको रोकने के लिए? घर पे बैठ बैठ के सब लोग एक्टिविस्ट बन जाते हैं, सोशल मीडिया में कमेंट डालते हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स। लेकिन आप जाके देखो, आपके घर के पास आप जाके देखो कितनी बच्चियां हैं, स्कूल्स जा रही कि नहीं जा रही, हाउ मेनी फैमिलीज आर देयर हु आर स्ट्रगलिंग। पहले ज़माना था चिट्ठियाँ लिखने का, चिट्ठियाँ लिखकर बातें करने का, चिट्ठियाँ लिखकर बातें करके प्रेम करने का। आज ज़माना फ़ोन का है, फ़ोन पर मिस कॉल देने का, फ़ोन पर टेक्स्ट मैसेजेस करने का, और इन मिस कॉल्स और टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए प्रेम करने का। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज के दौर में मिस कॉल्स और टेक्स्ट मैसेजेस फ्रॉम अननोन नंबर्स एक सबसे बड़ा ज़रिया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। आज का हमारा टॉपिक ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। इस एपिसोड के लिए हम पहुँचे गुवाहाटी असम, जहाँ मिली हमें हमारी आज की गेस्ट प्रेरणा सांगकाकोते जी। प्रेरणा जी पिछले 15 साल से कई NGO में काम कर चुकी हैं। करंटली वो असम सेंटर ऑफ रूरल डेवलपमेंट में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोजीशन पर निर्धारित हैं। So Prerna ji, this is our second episode in continuation with the first episode जो हमने शूट करा अभी। मुझे इस एपिसोड में आपके बारे में जानना है, आपके रिहैब सेंटर के बारे में जानना है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना है। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि फर्स्ट एपिसोड में आपने कहा कि आपने अपने रिहैब सेंटर को बहुत ज़्यादा मेंशन किया। मुझे जानना है कि क्या होता है रिहैब सेंटर और क्या कैसे उसमें काउंसलिंग होती है, क्या आप काउंसलर्स को हायर करते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं? सो जो मेरा रिहेबिलिटेशन होम है, हमने उसका नाम नवजीवन रखा है। सो नवजीवन मीन्स न्यू लाइफ, एक नया जीवन, जहाँ पे लोगों को, लड़कियों को नया जीवन मिलता है। और ये हमने शुरू किया था 2008 को। तो मेरी मदर जो है वो शी इज़ द वन हु स्टार्टेड द ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने मेंशन किया था लास्ट एपिसोड में, असम सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो हमने असम सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट के अंदर ही ये एक रिहेबिलिटेशन होम हमने शुरू किया था। और ये शुरू इसलिए किया था क्योंकि जो ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो सर्वाइवर्स हैं, जो काफ़ी बारी तो बहुत सारे लोग ट्रैफिक होते हैं, वापस आते नहीं हैं, जो आ जाते हैं वापस, तो उनको एक नया लाइफ शुरू करने के लिए हमारा सेंटर मदद करता है। तो हमने उसी सोच को रखते हुए ये स्टार्ट किया था 2008 में। और धीरे धीरे हमने देखा कि रिहेबिलिटेशन होम का मतलब जो नीड है बहुत क्रूशल है, नॉट ओनली फॉर सर्वाइवर्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग बट दोज गर्ल्स और women who have been violated physically or emotionally or have been abused sexually. सो उनके लिए ये शेल्टर होम हमने सोचा नहीं, मतलब वो पता धीरे धीरे लगने लगा कि दे ऑल्सो नीड अ स्पेस, अ सेफ स्पेस वेयर वी आर गिव, इट्स अ ट्रांजिशन पॉइंट फॉर देम बिफोर दे मूव अगेन सोसाइटी में, फिर से एक नया तरीके से अपना लाइफ शुरू करने से पहले यहाँ पे आके वो स्किल्स हम उनको वहाँ पे देंगे, वो आउटलेट देंगे, वो जगह देंगे जहाँ पे वो बेसिक नीड्स, कई बार वो बेसिक नीड्स मीट नहीं होता है, इसकी वजह से वो एक्सप्लॉइट हो जाती हैं या घर से भाग जाती हैं, कोई उनको रेप करता है। कई तरह की ऐसे सिचुएशंस का सामना करने के बाद उनके पास कहीं ऑप्शन नहीं रहता जाने के लिए। तो नवजीवन में हमारे पास जब कोई भी ऐसी लड़की आती है या महिलाएं आती हैं, तो पहली बार तो हम उनको बेसिक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर का प्रोविज़न हम प्रोवाइड करते हैं। एक छत है उनके ऊपर, सर के ऊपर, खाने के लिए खाना है जो हम न्यूट्रिशियस मील्स वगैरह देते हैं। क्योंकि काफ़ी बारी ऐसे लोग आते हैं जो बहुत अंडरवेट रहती है या बहुत वीक रहती है, फिजिकली दे आर वेरी वीक। तो
वहाँ पे वो मिलता है उनको। और इसके अलावा जो उनका मेंटल स्टेट होता है, काफ़ी बारी मैक्सिमम टाइम बहुत ब्रोकन रहते हैं वो लोग। बहुत डर से जीते हैं वो लोग, शेम से, बहुत बहुत दे आर ashamed of who they are because of the things that have happened with them. So we try, हम कोशिश करते हैं वहाँ पे एक ऐसा माहौल बनाया है हमने जहाँ पे दे फील एक्सेप्टेड इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैज़ हैपेंड विद देम। जो भी हुआ होगा उनके साथ, वहाँ पे वो उनको फील ना हो कि मैं अलग हूँ या मेरे साथ ऐसा हुआ है, कौन क्या बोलेगा, सोसाइटी क्या बोलेगी। तो वो एक है कोशिश हमारा। और काउंसलिंग तो डेफिनेटली इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, हम लोग काउंसलिंग करते हैं वहाँ पे। और उसके अलावा जो लड़कियाँ आती हैं जो शायद पढ़ती थी, पहले स्कूल जाती थी, लेकिन जो भी हुआ उनके साथ हादसा, उसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा पाई या बहुत कम उम्र में उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया, तो उनको हम वापस स्कूल में एनरोल करते हैं। और जो लड़कियां हैं जो स्कूल कभी गई नहीं है, इच्छुक है लेकिन गई नहीं है, लेकिन उनका उम्र भी हो गया है, तो हम लोग उनको होम, मतलब वही एनवायरनमेंट में उनको ऑप्शंस देते हैं पढ़ने के लिए, किताब पढ़ने के लिए, या मेरी जो सपोर्ट स्टाफ हैं वो उनको पढ़ाते हैं, चीज़ें सिखाते हैं, एटलीस्ट अपना नाम लिख पाए। और जो बेसिक एक स्किल होना चाहिए, मतलब वापस अगर कभी वो जाए वापस भी दुनिया में, तो वो जीने के लिए जो उनके नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो उनको जानकारी होना चाहिए, एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन भी नहीं बोलूँगी, बेसिक लिटरेसी लेवल जो लैकिंग है वो हम उनको देते हैं। कितना स्टाफ है अभी आपके पास? अभी मेरे पास वहाँ पे 5 लोग हैं। एक्चुअली मेरा टीम बहुत छोटा है। और जैसे कि एनजीओ है हम लोग, तो हम लोग फंडिंग पे बहुत डिपेंड करना पड़ता है। और ये इनिशिएटिव हमने स्टार्ट जब किया था, तब हमको एक गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के अंदर हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमको एक पैसा मिल रहा था। बट पिछले 4-5 साल से पैसा आना बंद हो गया है, बिकॉज आई थिंक प्रायोरिटीज ऑल्सो चेंज। गवर्नमेंट का भी जो ये दिस वॉज स्टार्टेड अंडर अ स्कीम, सो प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई, बिकॉज बहुत कुछ चीज़ें हैं जो अभी मैं शायद इतना यहाँ पे बोल नहीं पाऊँगी, बट फंडिंग हैज़ ऑलवेज बीन अ स्ट्रगल फॉर अस। सो अभी इसको एक जीता जागता हुआ चीज़ है जहाँ पे लोग रहते हैं, तो उनको सस्टेन करने के लिए इट्स वेरी चैलेंजिंग, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस रहता है, क्योंकि हमारे पास जो लड़कियां हैं उनका हेल्थ इश्यूज भी रहता है कभी कभी, और हेल्थ इश्यूज नहीं ना भी रहे तो टाइम टू टाइम हम लोग उनको एक मेडिकल चेकअप्स करवाना पड़ता है, प्रिवेंटिव मेडिकल चेकअप्स जो है। उसके अलावा उनको हम लोग लाइफ स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं, आर्ट क्लासेस हैं, क्योंकि हर लड़की के पास एक हुनर है जो शायद उनको पता नहीं होता है। तो कोई अगर पढ़ाई नहीं करना चाहती है, वहाँ पे रह के वो गाना गाना चाहती है, वो डांस सीखना चाहती है, या ड्रामा करवाते हैं हम लोग, वो बहुत परफॉर्मेंस करते हैं काफ़ी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में। तो इसके अलावा जैसे हाथों का काम सिखाते हैं, ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग, बहुत कन्वेंशनल मैं कामों के बारे में बात कर रही हूँ, मतलब स्किल डेवलपमेंट इज़ अ बिग पार्ट ऑफ इट, बट आई एम जस्ट मैंशनिंग ऑफ स्मॉल थिंग्स, मतलब जो हमारे बस में जो हम कर सकते हैं उनके लिए। तो सिलाई सीखते हैं, कपड़ा बनाने सीखते हैं, खाना बनाने सीखते हैं, कैसे रहते हैं, साफ़ सुथरा कैसे रहना चाहिए, अपने आप का जिम्मेदारी कैसा लेना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, बेसिक वैल्यूज, लाइफ स्किल्स जो होता नहीं है उनको कोई सिखाने वाले नहीं है, बिकॉज दे डोंट हैव पेरेंट्स, सम ऑफ देम, या पेरेंट्स माँ बाप है तो बट अबैंडन कर दिया है, माँ बाप रखना नहीं चाहते, और अगर वो बाहर माँ बाप उनको छोड़ दिया है तो इधर वो ट्रैफिक हो गए थे, इसलिए उनको यहाँ पे आना पड़ा, और उनके पास हाथ में वो रिसोर्सेज नहीं है जहाँ से वो अपना ज़िंदगी फिर से शुरू करे। लेकिन जैसे आपने बताया कि माँ बाप अबैंडन कर देते हैं, कोई है नहीं,
तो ऐसे लोग तो फिर मेरे ख्याल में जीवन भर आपके पास रहेंगे। वही मैं वो बताना चाहूँगी यहाँ पे कि हमारा जो मकसद है कि उनको हम पे डिपेंड नहीं करना है, दे हैव टू बिकम इंडिपेंडेंट. सो हाउ वी आर मेकिंग देम इंडिपेंडेंट इज बाय गिविंग ऑल दिस स्किल्स टू बिकम इंडिपेंडेंट. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सबसे बड़ी बात है. कम उम्र में वो सीख जाते हैं कि पैसा का क्या मायने है. तो जब उनको हम स्किल करेंगे, कल परसों वो जब निकल जाएंगे, 18 साल हो गया, 18 साल के बाद ऐसा नहीं कि हम उनको धक्का मार के निकाल देंगे. वी मेक श्योर दे आर एम्प्लॉयबल. उनके पास कुछ एक सोर्स ऑफ इनकम है. वो सिलाई मशीन हमने सपोज उनको दे दिया, वही वो सिल के वो कुछ करेगी. हमारे पास ऐसे केसेस हैं, सक्सेसेस हैं जहाँ पे हमने पढ़ाई कंप्लीट करके ग्रेजुएशन लेवल तक कंप्लीट करने के बाद कंप्यूटर 6 मंथ्स 1 ईयर का कंप्यूटर ट्रेनिंग हमने करवाया. उसके बाद इंटर्नशिप भी करवाया कोई ऑफिस में एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए या जस्ट एक्सपीरियंस गेन करने के लिए. फिर जाके एक जॉब मिला, बेसिक अमाउंट, एक नॉर्मल मिनिमम एक सैलरी उनको मिल रहा है. तब जाके हमने उनको छोड़ दिया कि नाउ दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. ये बात अपनी ख्याल को रख सकते हो. So that they are on their feet and they can take decisions for themselves. Because ultimately हम भी जैसे बच्चे, हमारे भी माँ बाप हैं, तो end of the day you have to take care of yourself. So that is very important. और सबसे बड़ी बात है कि वापस जहाँ से वो आए थे या जो परिस्थिति से वो आए थे, वापस वहाँ वही ना जाए, क्योंकि ये भी हुआ है. I will not only talk about success, I will also say that has happened. Sometimes ऐसा हुआ है जहाँ पे हमने बच्ची को पूरा पढ़ाया है, उनको हाथ पकड़ के आगे लेके आए हैं, बट वो चली गई वापस. She has gone back. Maybe because they want that freedom, जो शायद हम because लगा कि आपके यहाँ नहीं मिल नहीं रही है. So it's a vicious cycle. So it is very difficult because there are days when we have successes, there are days when we are not successful. So मैं ये नहीं बताऊंगी कि everything has a happy ending. There are days when we have had जहाँ पे ऐसे हुआ है जहाँ पे हमने किसी को पूरा जो गाइडेंस हो सके हमारी तरफ से किया है, फिर वो वापस ही चली गई बिकॉज उनको रहना नहीं है वहाँ पे. तो उसके हम कुछ कर नहीं पाते हैं. तो वी कैन ओनली डू व्हाट वी कैन डू एंड गिव आवर बेस्ट. तो अभी आपको जैसे आप बता रहे हैं कि फंडिंग का काफ़ी दिक्कत है, तो क्या इंडिविजुअल फंडिंग भी आती है आपको? हाँ, इंडिविजुअल फंडिंग आती है. हम रीच आउट करते हैं लोगों को, हम बीच बीच में फंड रेजर्स स्टार्ट करते हैं. धीरे धीरे लोगों को भी पता चल रहा है. इट्स अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि हम जो सोसाइटी में रहते हैं, पीपल आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग वेरी सेल्फ सेंटर्ड और बहुत अपने बारे में सोचते हैं. बट एट द सेम टाइम द पॉजिटिव थिंग इज दैट देयर आर ऑल्सो मैनी पीपल हु वांट टू गिव बैक. सो आई थिंक इट्स फाइंडिंग दोज पीपल और दोज पीपल फाइंडिंग अस दैट देयर इज़ अ प्लेस लाइक दिस जहाँ पे दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट. सो मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ जो जिनको पता है हमारे बारे में या हम जो काम करते हैं, कि मैं पर्सनली सोचती नहीं हूँ कि हम कुछ बहुत बड़ा काम कर रहे हैं. आई थिंक एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो if you are able to do something, you should consider yourself fortunate because everybody is not able to do it. जो दुनिया में हम रहते हैं वहाँ पे लोगों के पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, सब बिजी रहते हैं. तो उस बिजी वक्त से आप थोड़ा टाइम निकाल के अगर कुछ कर पा रहे हो तो आई थिंक यू आर लकी. तो आई फील नाउ गोइंग फॉरवर्ड अ लॉट ऑफ पीपल आर who are finding about this shelter home, or there are many more people who are doing similar work in their own capacity. So reach out कर रहे हैं हमको, तो वो लोग support करते हैं. Small ways, big ways, volunteer करते हैं. They come and teach my girls. They offer their help, financially help करते हैं, कभी चीज़ें दे के help करते हैं. They offer
them support in terms of taking them for a trip. So these things really help us and motivate us, because otherwise ऐसे कभी कभार बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसे कभी ऐसा लगता है कि ये कहाँ जा रहा है, हम लोग सही तो इंटेंशन से कर रहे हैं बट काश, और बिकॉज मनी इज द फ्यूल, money drives these things, and to do something meaningful you also need a lot of money. Lot of money needs money, so that you get the money. जो पैसा के बारे में मैं बोल रही हूँ, it's not for me, मेरे लिए नहीं है, वो लड़कियों के लिए है. So I think it's a collective responsibility of everybody, not my personal responsibility, or just because मेरा एक NGO है. जी. प्लस मुझे एक चीज़ ये भी लगती है, एक बहुत गलत धारणा है हमारी सोसाइटी में कि आप NGO चलाते हो, आपको पैसे की क्या ज़रूरत है. लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि जो लोग NGO चलाते हैं वो खुद भी इंसान हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनका भी हाउस होल्ड है. वी शुड बी ग्रेटफुल कि कोई तो ये काम कर रहा है. और we'll put, if you allow us, we'll put your organization's link in our description, so that अगर किसी को देखना हो, सोचना हो, समझना हो, कुछ भी करना हो तो वो कर सके, उनको ये आज़ादी हो. मेरा नेक्स्ट सवाल जो था थोड़ा सा पर्सनल है. आपने इतनी टफ सिचुएशंस बताई जिनमें आप काम करते हैं. एक आप ऑफ कैमरा एक कहानी बता रहे थे मुझे, जिसको शायद सुन के मेरी आंखों में आंसू थे. इतने टफ सिचुएशन में जब आप काम करते हैं तो आपकी मेंटल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, आपकी साइकोलॉजी पे असर पड़ता है. आप कैसे हैंडल करते हो खुद को? एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब मैं काम करती रहती हूँ जी, तो काफ़ी ऐसा मोमेंट आता है जब लगता है कि सॉल्यूशन आगे नहीं दिखता है, और तब अपने बारे में कम सोच, मतलब जब काम पे रहती हूँ तो ऐसे केसेस मिलते हैं तो वो विक्टिम जो है उसके बारे में सोचते हैं ज़्यादा. तो कहीं ना कहीं लगता है कि मैं एक बेटर पोजीशन में हूँ देन द वर्ल्ड. सो इफ़ आई लूज़ माई स्ट्रेंथ, और मैं अगर कमज़ोर पड़ जाऊँ, मेरा टीम अगर कमज़ोर पड़ जाए, तो हम जो कर रहे हैं वो कैसे कर पाएंगे. तो काफ़ी बार होता है कि मेंटली कभी बहुत इफ़ेक्ट करता है कोई केस, स्ट्रेस बहुत हो जाता है, गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा सिचुएशन में. बट इतने साल काम करके ये सीखा है कि गुस्सा से कुछ आउटपुट नहीं होने वाला. सो that anger, that frustration, that sadness that I feel, और जो empathy feel करती हूँ, वो I have to use it to keep going. So एक mentally I think वो काम करते 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 वो आ गया है, because it's end of the day it's something bigger, एक बड़ा, it's beyond me. और कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, तो दैट इज़ लाइफ. आई थिंक एक्सेप्ट करना पड़ता है कि सब कुछ जो आउटकम है, वी कैन नॉट डिसाइड द आउटकम, वी कैन ओनली डू आवर बेस्ट. सो ऑफ कोर्स आई टेक ब्रेक समटाइम्स टू रिफ्लेक्ट, एंड जब किसी केस में इन्वॉल्व होती हूँ तो आई डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, बिकॉज I just do what I have to do and it comes to me. So whenever I feel that I have come to a point where I'm not seeing, I'm at a dead end, ऐसा लगता है कि ये केस में हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो मैं I leave it to the will of the higher power. And because at a point there are times when it happens that आप वो point में आते हो और आपको लगता है कि मैं क्यों कर रही हूँ ये. It happens, and when you see the person who is victim, the impact it has impact mean the जो इंसिडेंट हुआ होगा, जो भी घटना हुआ होगा, उसके वजह से उनको जब देखते हो तो ऐसा लगता है कि
will I be able to give her justice? But then जब नहीं होता है जो हम सोचते हैं हम चाहते हैं, तब कभी कभार छोड़ना पड़ता है. You have to just let it go. और मैं थोड़ा spiritual practice में भी हूँ, and so I think that also gives me a lot of strength and clarity to keep moving. तो I think यही I can say. क्योंकि मैंने तो बस एक केस सुना था एंड मेरा को अभी भी थोड़ा थोड़ा ब्लैकआउट हो रहा है बीच में एंड आई डोंट नो हाउ यू डू इट बिकॉज आपने बताया कि आप रेगुलर मेडिटेशन भी करते हैं, उसके बिना दैट्स वेयर द स्ट्रेंथ आल्सो कम्स फ्रॉम, बट आई थिंक इट टेक्स अ लॉट वे मोर than just being into spirituality and meditation to do something like this. And I think it also helps in family support, that support system. Yes, that higher power calling is there, लेकिन एक जो physical support system you get from your family, वो भी एक बहुत बड़ा रोल शायद प्ले करता है. मुझे आज के लिए आपसे इस एपिसोड में इतना ही पूछना था. डू यू वांट टू ऐड समथिंग फ्रॉम योर एंड दैट यू माइट वांट टू टेल पेरेंट्स और जस्ट द सोसाइटी? I think we have to get out of the mindset that we have. जो मैं अभी बोल रही थी कि we have to teach our children to give. We are constantly in the pursuit of gathering, taking. And ये चीज़ मैंने realize किया जब when I always start a fundraiser और when I reach out to people. पहले मुझे बहुत मुश्किल होता था पूछने के लिए लोगों को कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे मतलब मेरे शेल्टर होम के लिए पैसा चाहिए. तो मुझे लगता था कि मैं क्यों पैसा मांग रही हूँ, बट देन आई रियलाइज इट्स नॉट फॉर मी, इट्स फॉर बिगर कॉज. तो वो मेरे लिए एक लर्निंग था. एंड देन सेकेंडली लोगों का जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स गिविंग, जो ऑल्ट्रुइज्म हम बोलते हैं, द पावर ऑफ गिविंग एंड द satisfaction and the joy of giving, because it's bigger than any kind of happiness that you would get. I think these are things, ये चीज़ें जो हमको स्कूल्स में सिखाते थे बचपन में, हमने जो कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़े हैं या कोई भी स्कूल में पढ़े हैं, ये सिखाया है कि इट इज़ इन गिविंग यू गेट हैप्पीनेस. तो ये चीज़ आई थिंक सही मायने में बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आजकल हम बहुत इतना मटेरियलिस्टिक परसूट में रहते हैं. सो I always have to struggle, for funds, and it's a choice I have made. I have chosen to pursue this. Ask people. So when people don't give out, initially मैं सोचती थी अरे ये तो थोड़ी कुछ सामान देने में क्या प्रॉब्लम है, पैसा देने में क्या दिक्कत है, तो इतना तो पैसा कमा रहे हैं ये लोग या XYZ पर्सन. बट इवेंचुअली आई रियलाइज दैट ये कुछ माइंडसेट थिंग है. सो हमारा जो सोसाइटी है यहाँ पे मैंने देखा है, आई डोंट नो अबाउट द एंटायर इंडिया, बट आई एम टॉकिंग अबाउट माई असमीज सोसाइटी. यहाँ पे वो कल्चर ऑफ गिविंग इज़ वेरी लेस. तो मंदिर में जाते हैं, पैसा देते हैं क्योंकि किसी ने बोला है मंदिर में भगवान को दो, पुजारी ने बोला आप दान दोगे तो आपका ये ग्रह का इफेक्ट्स कम हो जाएगा, उसमें लोग देते हैं. बट एक बच्चे के लिए या एक लड़की के लिए या किसी के लिए वो देना, I think it doesn't come to me. So I think as a society we need to be more aware. Indifferent बहुत है, and it's not only about human beings, जो animals है, because coexist करते हैं हम लोग. We have forgotten कि हम लोग खाली इंसान ही नहीं रहते हैं ये पृथ्वी में. There are other species. But we are so occupied with our own existence and our own problems and our issues that we fail to see beyond that. So I think मुझे लगता है कि आप एक सोशल वर्क NGO
खोलने की ज़रूरत नहीं है कुछ करने के लिए. You can do something in your own level. So I think it should come as a human being, जैसे love, empathy, good will, ये सब पीस, ये सब सब चाहते हैं. सबको प्यार चाहिए, Right. सबको पीस ऑफ माइंड चाहिए, बट पता नहीं किससे मिलेगा लोगों को. तो आप दो, यू स्टार्ट गिविंग, एंड द सेटिस्फैक्शन एंड द पीस एंड द जॉय यू विल गेट व्हेन you see a difference. But then again, this is something that has to be inculcated, I think. Some people, कुछ लोगों को वो naturally आता है, कुछ लोगों को naturally शायद नहीं आता है. And giving doesn't only means money. Money, exactly. Giving बहुत तरीके से हो सकता है. Exactly. कि आपने किसी को खाना खिला दिया, आप किसी को सर्दी लग रही है उसको कंबल उड़ा दिया, हाँ. कपड़े दे दिए, तो बहुत तरीके का गिविंग होता है. बहुत तरीके आपका का. टाइम भी अगर आप वॉलंटियर करते हैं कहीं जाकर, तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ है. Exactly. तो मुझे लगता है ये माइंडसेट थोड़ा अगर लोगों को चेंज कर पाते हैं, या पीपल कैन चेंज इट, रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, पीपल कैन रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शंस, अवेयरनेस थोड़ा ला सकते हैं, जागरूक हो सकते हैं. बिकॉज जागरूक नहीं है. लोग बोलते हैं कि आजकल इतना घटनाएं घट रही है पेपर में, हर एक दिन ये लड़की का ये हो गया, शोषण हो गया, ये हो गया. बट जो बोल रहे हैं, क्या आप कुछ कर रहे हो उसको रोकने के लिए? आर यू डूइंग एनीथिंग? घर पे बैठ के सब लोग एक्टिविस्ट बन जाते हैं, सोशल मीडिया में कमेंट डालते हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स. लेकिन आप जाके देखो, आपके घर के पास आप जाके देखो कितनी बच्चियां हैं, स्कूल्स जा रही कि नहीं जा रही. हाउ मेनी फैमिलीज आर देयर हु आर स्ट्रगलिंग. और सबसे, मैं ये नहीं प्रोपोगेट कर रही हूँ कि पैसा दो, बिकॉज पैसा लोगों को आलसी भी बनाते हैं. हमें लगता है कि हमारा काम खत्म हो जाता है, हम किसी फैमिली के पास पैसा दे देंगे तो हमारा काम खत्म. नो, एम्पावर पीपल नॉट बाय गिविंग देम मनी, educate them. If you can sponsor a child, because that's what I try to do when I meet people who, जिनको पता चलता है क्या करते हो, तो मैं बोलती हूँ आप जो भी करना है you can do. You can help us in any way. We are open to taking your help. But I always request people, आप sponsor कीजिए, long term sponsor कीजिए. You adopt a girl, you don't have to bring them home. Adopt her in the sense you establish a relationship with her. आप आओ बीच में, उसको लेके जाओ, कभी उसको महसूस दिलाओ कि वो अकेली नहीं है. सपोर्ट सिस्टम है, बिकॉज वी आर ऑल स्ट्रगलिंग एंड ऑफ द डे. हम भी कभी चाहते हैं कि कोई एक तो होता. मेरे हमारे पास इतने लोग होने के बावजूद हम अकेला महसूस करते हैं. तो ये लड़कियां जो है, दे हैव सीन सो मच इन एट अ वेरी यंग एज. तो हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि वो जो देख चुकी है वो कैसा लॉन्ग टर्म उसका इम्पैक्ट कैसा रहा है, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली. सो प्रेरणा जी, हमने सेकंड एपिसोड में आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करी. आप कैसे हेल्प करते हैं विक्टिम्स को, और क्या स्ट्रगल्स हैं आपके और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी ग्रेटफुल. आप जैसे लोग, आप जो सोसाइटी में इतना बड़ा काम कर रहे हैं, रात को सोना थोड़ा इजी हो जाता है मेरे जैसे लोगों के लिए. सो थैंक यू तो कहने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल वर्ड व्हेन इट कम्स टू ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स जो आप कर रहे हैं. बाकी मेरा यही कहना है अपनी ऑडियंस से कि हमें थोड़ा सा और अटेंशन देने की ज़रूरत है कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, और ये सोचने की ज़रूरत है कि हम उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. इसकी बहुत ज़रूरत है. इस आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस एपिसोड का हम एंड करेंगे. थैंक यू अ लॉट कि आपने इतने बिजी स्केड्यूल में हमें इतना सारा टाइम दिया. आपका अभी आज और टाइम नहीं है, नहीं तो और ज़्यादा शूट करते. आप बहुत बिजी हैं, तो टाइम को सेव करते हुए रियली थैंक यू. और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. थैंक यू, इट्स माय प्लेजर. थैंक यू. द संडे मंडे शो के इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि आज आपको इस एपिसोड से कोई नई जानकारी मिली होगी. इस शो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए. आपके जो भी सजेशंस एंड फीडबैक है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और एक छोटा सा लाइक कर दीजिए. थैंक यू.